हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। और ऐप पे भी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपको क्लासेस भी कंटिन्यू मिल रही है। थोड़ा सा डिले रहा जो बैच में है, फेस्टिवल और बाकी, बट क्लासेस अब टाइम से मिलती रहेंगी क्योंकि एग्जाम का लगभग एक महीना रहा है। अब जो आपकी डेट है आज है 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर में आप ये मान के चलिए 21 जनवरी को है आपका एग्जाम। तो आपके पास ऑलमोस्ट एक ही महीना बनता है। लास्ट के 5 से जो 4 दिन है आपके पास, वो तो आप रिवीजन में ही निकालने वाले हो। तो ऐसे केस में बन जाता है सबसे जरूरी कि एक मंथ की स्ट्रेटेजी क्या रहे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो दोनों केस में सबसे जरूरी बनता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उसको आगे कैसे कंटिन्यू करें। 1 मंथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं की तो वो शॉर्ट टाइम में कैसे उसको क्लियर करें। तो दोनों को कंक्लूड करते हुए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक बने रहेंगे और आपके जो भी डाउट्स है वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एप्लीकेशन पे जो भी है तो एप्लीकेशन में चैट बॉक्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा 1 मंथ स्ट्रेटेजी। तो देखिए, सबसे पहले कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नेगेटिव मोटिवेशन भी काम करता है पॉजिटिव मोटिवेशन क्रिएट कराने में। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस आंकड़े को देखते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो कि हमारा अगस्त 2023 का था रिजल्ट, आपका टोटल जो रिजल्ट बना था अराउंड 17% था। और अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 का, तो पेपर 1 आपका 24% पासिंग स्टूडेंट्स का था और पेपर 2 था 8%। ये राउंड फिगर में वैल्यू बोल रहा हूँ, 8.6 कह सकते हैं आप, इसको 9 भी कहेंगे। लेकिन अपने आप में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा डाउन रिजल्ट है ये अपने आप में। ओवरऑल जो रिजल्ट था वो 17 प्लस में थी वैल्यू परसेंट, और ये रिजल्ट बना था ऐसे केस में जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो ऐसे काफी सारे रीजंस थे लास्ट टाइम भी जिसकी वजह से रिजल्ट डाउन रहा। तो ऐसे केसेस में आप ना फंसे, आप अच्छा करें, इसी उम्मीद के साथ आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बना भी रहे हैं। तो ये रहा आपका लास्ट रिजल्ट। तो हलवा मत समझिएगा इस एग्जाम को इस बार। उम्मीद करिएगा ये अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड या थर्ड है, कोई भी अटेम्प्ट है, तो आपका इस बार एग्जाम क्लियर हो। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं इस 1 मंथ के लिए। तो जैसे सबसे पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि सीटेट क्या है। लाइक सीटेट एक सेंट्रल एग्जाम है जिसका क्या है, टोटल मार्क्स जो होते हैं 150 होते हैं। जो टाइम भी मिलता है आपको वो 150 मिनट्स ही मिलते हैं, मतलब आपको जो मिलता है 2.5 आवर्स मिलेंगे। एग्जाम जो होगा पेपर पेन पे होगा, मतलब एग्जाम है ऑफलाइन OMR सीट्स के थ्रू, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। यहां से एक पॉइंट आ जाता है, बता देते हैं। एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। काफी लोग क्या कहते हैं कि हम OMR की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि उसकी एंट्री कैसे फील होगी, कैसे कर सकते हैं। तो वो हम लोगों के एप्लीकेशन पे टॉपर्स टारगेट अगर सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे, वहां पे जाके देख सकते हैं, आपको OMR की सीट मिल जाएगी फ्री सेक्शन में। तो आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेके आप उसके थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको OMR की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, तो आप अपना अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है तो आप गैस भी कर सकते हैं, तो कम मार्क भी आ सकते हैं। तब भी इतना डाउन रिजल्ट था, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बार अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और ये रिजल्ट अच्छे से बनेगा। तो स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, देखिए सबसे पहला अगर हम पॉइंट बात करें, सबसे पहला है कि सिलेबस। पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है वो अगर आपको डिफाइंड है, आपको पता है, डिफाइंड होने के बाद अगर आप उसको नहीं देखते तो आपकी पहली मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस। डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा सभी के पॉइंट्स के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पेपर हुए थे दो तरह से, बीच में हुआ था ऑनलाइन कोविड की वजह से, और फिर से होना हुआ स्टार्ट ऑफलाइन, जो कि लास्ट एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, और इस बार भी एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। उसके बाद है मॉक टेस्ट, कि कैसे मॉक टेस्ट लगाए, कौन कौन से लगा सकते हैं, कहाँ से फ्री अवेलेबल हो सकते हैं। देन रिवीजन। ये अल्टीमेटली आपके पास 4 ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको डीपली देखना है। उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बिना सिलेबस, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, बिना रिवीजन के आप इन चीजों से आगे नहीं बढ़ सकते। और मार्क्स आपके 90 मार्क्स आपको जो लाने हैं पासिंग के लिए जनरल में, और रिजर्व कैटेगरी में 82 आउट ऑफ 150, वो आपको बड़े डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि दिखता है 60% बहुत कम है, 60% मार्क्स लाने हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो देखिए, जिसका सिलेबस है बड़ा डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस होने के साथ साथ ये आपका जो एग्जाम होता है, जैसे लिखा है अंडरस्टैंड सिलेबस एज पर द सीटेट एग्जामिनेशन। तो अगर आपका डिफाइंड है, क्या है, डिफाइंड सिलेबस है, और उसके बाद भी एग्जाम के लिए आप सिलेबस को नहीं समझेंगे, तो आपका अपने आप में बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के आ जाता है। एक दो क्वेश्चन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि वो सिलेबस से बाहर था, लेकिन वो सिलेबस में ही होता है। कहीं ना कहीं हाइड पॉइंट होता है वो आपको एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकल के जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स में आता है।
तो ऐसे केस में अगर आपके पास डिफाइंड सिलेबस होता है और उसको भी आप ना समझे तो आपका नेगेटिव पॉइंट है अपने आप में। तो सबसे पहला क्या है, आप अंडरस्टैंड करिए सिलेबस कि कैसे कैसे सब्जेक्ट डिफाइंड है, कैसे कैसे उनसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस क्वेश्चन से आ रहे हैं, ये सारी चीजें। फिर कहीं ना कहीं आप अपना क्या है खुद का आप चेक करिए, क्योंकि आपने सिलेबस चेक किया पर सब्जेक्ट, उसके बाद खुद से आप चेक करिए कि आपका क्या है वीक पॉइंट कौन सा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, दोनों में आपके कौन कौन से पॉइंट है। उसका रीजन क्या है, अगर हम बात करें वीक का और स्ट्रॉन्ग का, ठीक है, तो वीक में ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं या फिर आपने कभी नहीं किया। अगर आपको करना ही नहीं है या आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको टच ना करिए, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। अभी 1 मंथ है, स्टार्टिंग में आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप कर सकते हैं, तो उनको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप वहां से भी 1 या 2 नंबर लेके आ सकते हैं तो बेस्ट है। उसके बाद आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जिनको आप वन टाइम पढ़ेंगे। वन टाइम अगर आप पढ़ते हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। कुछ होंगे बीच में, दोनों के बीच में, वीक और स्ट्रॉन्ग, मतलब आप ये मान लीजिए एक को तो नहीं कर सकते, एक को आपको 1 टाइम 2 टाइम ही पढ़ना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके पास ऐसे होंगे जिसको आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। अब आपके पास 1 मंथ है, तो आप अपने टाइम को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट छोड़ने हैं, कौन से पॉइंट पे आपको कम टाइम लगना है, कौन से जो पॉइंट्स है आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा। और 1 मंथ को अपने, जो 1 मंथ है आपके पास, जो 1 मंथ है उसको क्या है आप अपने अवेलेबल टाइम से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। सपोज आप 4 घंटे पर डे देते हैं, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे उठाता हूं जो मुझे 1 टाइम पढ़ने हैं, बाद में मैं रिवीजन के टाइम उठाऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे क्या करना है, टाइम देना है, ज्यादा टाइम देना है, तो उनको मैं साथ ही साथ कवर करता रहूं, ताकि मैं इस विद इन अ टाइम ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर कर सकूं। ऐसे ऐसे भी ना करूं कि मैं इस पे टाइम लगाने लगूं, इस पे टाइम लगाते चले जाऊं और ये दोनों पॉइंट छोड़ दूं। तो आप खुद समझ के देखिए, अगर ये आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करके देखेंगे पर आपने सारा टाइम यहाँ पे खराब कर दिया, तो ये 1 टाइम और 2 टाइम या 3 टाइम वाला टाइम जो आपके पास है वो सारा खराब हो जाएगा। तो ऐसा केस मत करिए, लास्ट में रफ टफ जाएंगे, तो उससे बेटर है आप अपने टॉपिक समझिए, देन एक एक को करिए। इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 1 टाइम है या फिर जो आपके लिए इजी पॉइंट्स जो बनते हैं उनको साथ में करिए, और जो आपके पास जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, जिसको लैंग्वेज का इशू आता है या मैथ का इशू आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मैथ में स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनके लिए वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो एक टॉपिक वहां से लीजिए, एक टॉपिक मीडियम से लीजिए, दोनों को साथ में कवर करते चलिए, ताकि आपके पास जब आप 10 डेज 15 डेज बाद अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को दोबारा चेक करें तो आपको पता चले कि यहाँ से भी 50% हो चुका है, यहाँ से भी 50% हो चुका है, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन कुछ लोग जो वेस्ट कर देते हैं टाइम ऐसे टॉपिक्स पे जो कि उनकी समझ से बाहर है, टाइम कम होने के बाद भी, तो वो 50-50 को भी 10 डेज में नहीं कवर करेंगे। और अगर यहाँ से 10 डेज में आपने 50-50 कवर नहीं किया, तो फिर आप समझिए बाकी 20 डेज में या 15 डेज के केस में आप बाकी पोर्शन ये और ये कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके पास कम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो कोशिश करिए कि सीडीपी पे चला जाए, पेडागोजी पे चला जाए, ताकि उसको बेनिफिट्स मिले। आगे उसका भी डिस्कशन करेंगे। जिसको लगता है कि मेरे पॉइंट ज्यादा क्लियर हो चुके हैं, मुझे आइडिया है कैसे एग्जाम है, तो अपने वीक पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वीक पॉइंट को पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे उनको भी निकाल सकते हैं, तो उससे भी ईजी मिलेगा। लेकिन पहले सजेस्ट करूंगा मैं कि आप पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को क्लियर करके चलते रहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू आपके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। एक चीज बता देता हूँ यहाँ से कि आप चाहे ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन एग्जाम्स की प्रैक्टिस जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा 2018 के बाद के क्वेश्चंस ही लगाएं, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो है पैटर्न बदल गया। जैसे 2018 जो 2023 है उसका अगस्त का जो एग्जाम आया था वो था ऑफलाइन, और वो एग्जाम अपने आप में सबसे डिफिकल्ट रहा है। जैसे मैंने रिजल्ट आपको बताया, रिजल्ट कितना खराब रहा है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। उसका जो एग्जाम है वो थोड़ा सा सभी एग्जाम से डिफरेंट रहा। अगर आपने ये मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम जो रिसेंटली आया है और नेक्स्ट क्या आ सकता है उसके बीच में जो ट्रांजिशन है उसको आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आप उस ट्रांजिशन को नहीं पकड़ेंगे तो आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि एग्जाम कैसा आने वाला है। तो बेस्ट रहेगा कि अगस्त 2023 को आप सबसे पहले करिए। उसके बाद जो रिसेंटली कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए उनको आप साथ में लीजिए, और एक्स्ट्रा टाइम है तो 2018 के बाद से, जो कि 19, 20, 21, 22, 23 तक आपके जो एग्जाम हुए हैं। कोविड के टाइम पे तो वैसे भी साल में एक ही बार एग्जाम हुआ है, तो एग्जाम भी आपके पास कम ही है, तो आप 5-6 सेट भी अगर लगाते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पास है, अगर आप चाहते हैं पूरा एग्जाम जो पेपर था वो देखना, तो पेपर के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, टॉपर्स टारगेट ऐप है आपके पास, ऐप का ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको फ्री सेक्शन में
लास्ट टेस्ट के पेपर मिल जाएंगे एज इट इज जो सीटेट ने डाले हैं, और उनकी ऑफिशियल आंसर की भी वहां पे मिलेगी। ठीक है, आंसर्स की से आपको मैच करने होंगे, ये आपको थोड़ा सा रहेगा कि आपको वहां से खुद से मैच कराने होंगे। रहा प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे कि आप आज की तारीख 15 दिसंबर हो चुकी है, तो आप ये मान के चलिए दिसंबर मिड आपका आ गया, तो आपको आज ही से क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जैसे ही EMRS की क्लासेस प्रॉपरली खत्म होती है, लाइक उसका एग्जाम होता है, उसके बाद से आपका CTET की कंटिन्यूस क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगता है कोई आपको टॉपिक्स पढ़ना है, वो सजेस्ट करिए। अगर कोशिश रहेगी कि अगर हमारा ज्यादा रिक्वायरमेंट वहां से आएगी तो हम उन टॉपिक्स को भी अलग से कराते रहेंगे, और वो भी यूट्यूब पे फ्री में, बिना किसी भी इशू के। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पैटर्न, जो कि आगे आपको EMRS का एग्जाम शायद 23 को है, 23 के बाद आप मान के चलिए कि आपकी क्लासेस लगभग 1 महीना, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जो साइंस है वो आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी, और आपके पास मैथ की भी क्लासेस हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे। ये आपका मैथ स्टार्ट करेंगे पेपर 1 से, देन पेपर 2 पे जाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स क्या होता है पेपर 1 में आएंगे, वही कुछ क्वेश्चंस जो है, या फिर हम कह सकते हैं टॉपिक जो है पेपर 2 में भी आते हैं। तो पेपर 1 पहले क्लियर करते चलेंगे, तो उससे पेपर 2 भी क्लियर होगा, और बाद में पेपर 2 के ही जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उन पे ज्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे। बाद में मैराथन्स वगैरह भी, वो लास्ट में प्लान्स, वो आपको भी मिल जाएंगे। ये टोटल हमारा रहेगा, और आप कोशिश करिएगा 2018 से करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करिए, 2023 को आप छोड़िएगा मत। ठीक है, ये रहेगा पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कोई पॉइंट है जो ऐड करना चाहिए, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। फिर हाँ, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट का देखिए सिंपल है कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट जो कंप्लीट है, वैसे कंप्लीट का केस अभी तक नहीं आएगा कि आप कंप्लीट 30 मार्क्स के लिए लगाइए, बट अगर आपको फिर भी लगता है कोई टॉपिक पे आपको जाना है तो जा सकते हैं। बट हाँ, एंड में जब आपके पास लास्ट के 10 दिन होंगे, तब आप कंप्लीट जो मॉक टेस्ट है 150 मार्क्स का, वो भी दे सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए, अपनी स्पीड चेक करने के लिए। बट स्टार्टिंग में आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज लगाइए, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। प्रैक्टिस सेट के लिए भी कहीं ना कहीं हमने अपनी तरफ से जो कोशिश की है, वो है आपको कि कुछ टॉपिक वाइज, कुछ आपको चैप्टर वाइज, कुछ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट की तरह भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, और वो भी आपको क्या मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं। जैसे कि अभी के केस में आपके पास जो इंग्लिश के पैसेज हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पे। आई थिंक मोर देन 5-6 पैसेज आपको अभी अवेलेबल हो जाएंगे इंग्लिश के। इसी तरह हिंदी के भी कुछ आपको अवेलेबल है, CDP के भी अवेलेबल है, मैथ के भी अवेलेबल है। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो मेन सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपको फ्री जो मॉक टेस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, जो चैप्टर वाइज भी हैं, आपके टॉपिक वाइज भी हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती जाएगी, आपको फ्री मटेरियल वहां पे दिखता रहेगा। किसी को अगर अपने टॉपिक्स पढ़ने की बात करते हैं कि हम टॉपिक भी कैसे पढ़ सकते हैं, तो टॉपिक पढ़ने में आप क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पे ही NCERT साइंस का अभी के लिए अवेलेबल है। आप साइंस के लिए वहां पे बैच ले सकते हैं, जो कि दिसंबर एंड तक टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, वैसे वहां पे अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, बाद में भी आप देखना चाहे देख सकते हैं, बट जो क्लासेज है वो दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएंगे। तो आप टॉपिक साइंस की वहां से पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट में। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप वहां पे प्राइसेस भी देख सकते हैं। प्राइस रहेगा 39 रुपीज ओनली। ठीक है, ये आपका मिनिमम प्राइस है, आप इस पे जा सकते हैं, वहां पे कूपन कोड है वो लगाइएगा, तभी ये 39 आपको प्राइस दिखेगा। ठीक है, 39 है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये आपका रहेगा NCERT बैच। उसके अलावा रिवीजन, देखिए रिवीजन क्या है, आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपने क्या किया, वो आपका पूरा लेखा जोखा रिवीजन ही आपको तय करता है। ये मान लीजिए कि पूरा जो आप स्ट्रक्चर खड़े करते हैं बिल्डिंग का, वो नींव का काम रिवीजन ही करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो वो धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। जैसे कि आपने CDP में पढ़ा होगा कि हमारा जो मेमोरी है, उसमें चीजों को स्टोर कैसे करता है, दिमाग हमारा कैसे काम करता है, तो उसी तरह रिवीजन का प्ले वहीं पे आएगा। तो जो भी आप डेली पढ़ते हैं, एटलीस्ट 15 मिनट लगा के, 20 मिनट लगा के, या भी जितना भी आपने टाइम पूरे दिन में निकाला है पढ़ने के लिए, उसी के बेसिस पे आप डेली रिवीजन करिए। ये मान के चलिए, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन करिए। आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो एटलीस्ट उस टॉपिक को शाम को रिवीजन करके ही बुक को बंद करिए। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लगाने शुरू किए, बुक बंद की और छुट्टी। एटलीस्ट एक बार दोबारा से नजर मारिए, देन सेम आप चैप्टर के साथ करिएगा। जब आपका चैप्टर, वही हमने कहा सेम डे खत्म होता है, वेरी गुड। अगर सेम डे नहीं जाता, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है चैप्टर, तो सेम बाद में जब वो चैप्टर खत्म होता है उसको रिवाइज करिए।
उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, धीरे धीरे आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे होंगे, तो वैसे ही सब्जेक्ट्स को भी आप रिवाइज करते चलिए। लास्ट आता है वीकली रिवीजन। जैसे सैटरडे संडे सभी के पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा, कितने चैप्टर पढ़े, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, उसको भी आप कर सकते हैं। इनमें से जो आपको ठीक लगे, एटलीस्ट आपको 2 या 3 ये रिवीजन फॉलो करने हैं। अगर आपको लगता है कि डेली मेरे लिए ऑलरेडी 1 या 2 ही आवर्स में निकालता हूं और मैं रिवीजन कैसे करूं उस टाइम में भी, तो आप मत करिए, आप चैप्टर वाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि चैप्टर वाइज मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, डेली ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज ले लीजिए, कोई इशू नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। वीकली बेस्ट रहेगा क्योंकि आपके पास 4 से 5 वीक है, तो लास्ट में उतना ही रिवीजन के लिए टाइम कम लगने वाला। तो ये रहेगी रिवीजन टेक्निक। उसके बाद एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, लाइक सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में, जिसमें आपके पास पेपर 2 में भी एज इट इज पेपर जाते हैं, जो कि आपका सीडीपी है, एज इट इज आपको पेपर 2 में भी दिखेगा। आपके पास जो है मैथ है, मैथ साइड वालों के लिए आपको मैथ भी देखने को मिल जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपको एग्जैक्ट 1 और 2 देखने को मिलेगी। चेंज आता है कि आपके पास यहाँ पे ईवीएस है, आगे ईवीएस पेपर 2 में फॉरवर्ड नहीं होता। मैथ के साइंस जुड़ जाती है क्योंकि वहां से ईवीएस हटा है, और जो साइंस साइड से नहीं है उनके पास सोशल स्टडी का आपके पास पॉइंट आ जाता है। टोटल होता है 150 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलती है 150 ही मिनट 150 क्वेश्चंस के लिए। लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होने की वजह से ये आपको एग्जैक्ट पर मिनट क्वेश्चंस नहीं पड़ते, क्योंकि आपको जो सर्कल्स है वो भी फिल करने होंगे, एंट्रीज है या फिर बीच में आपको कुछ भी गैप लेना है, तो भी ऐसे टाइम के लिए आपको कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट होता है। तो ये रहने वाला है सारा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है जो सिलेबस से रिलेटेड है, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग है, कैसे कवर कर सकते हैं, वो भी आप चैनल पे जा सकते हैं। आप लोगों को उस वीडियो पे ऑलरेडी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो आप पॉपुलर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियो भी हाईलाइट्स दिख जाएंगी वे। उसके बाद एक बेसिक सा यहाँ से देखेंगे कि सब्जेक्ट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सब लोग बोलते हैं कि सीडीपी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं उसको देख लेते हैं। क्योंकि सीडीपी क्या है ना, जब आप 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, कि आप इसका कंटेंट है, ओके, या फिर आप कह सकते हैं मेन टॉपिक्स है, मेन कंटेंट है, प्लस क्या है यहाँ से पेडागोजी है। ओके, आपके पास 2 डिवाइडेशन होते हैं हमेशा सीटेट में। कैसे डिवाइडेशन है मैंने जैसे बताया कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दूसरी में उसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। ये वीडियो ऑलरेडी डिस्कशन में लंबी जा चुकी है, तो इसको ज्यादा सिलेबस पे नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ से आपका 15 मार्क्स का ऑलमोस्ट कंटेंट आता है और 15 मार्क्स का पेडागोजी। ये जो कंटेंट होता है सीडीपी में, ये पेडागोजी को और पेडागोजी से कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो ये जो 30 मार्क्स है, ये अपने आप में पूरा पेडागोजी का पोर्शन ही मान के चलिए, क्योंकि अपने आप में चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी उसका सीडीपी की फुल फॉर्म है। तो ये 30 मार्क्स आपका क्या जाता है पेडागोजी में। वहीं पर ऐसे ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी क्या आता है, कंटेंट प्लस पेडागोजी, उसका कंटेंट और जो है पेडागोजी। सेम ईवीएस सेम मैथ, ऐसे ही यहां से भी आप कह सकते हैं 15 मार्क्स आपके पास पेडागोजी, यहां से पेडागोजी, यहां से भी 15, यहां से भी 15। तो आप जब सभी 15 और इस 30 को जोड़ेंगे तो ये 90 मार्क्स का आपके पास क्या बनता है, पेडागोजी। तो ये कहीं ना कहीं क्या बनता है, सीडीपी 90 मार्क्स। और यही जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 150 आपको लाने होते हैं पास करने के। अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है, मैं मानता हूं आप क्या करते हैं, 70 से 80 मार्क्स भी अगर यहां से खींच लेते हैं, ठीक है, अगर आप मिनिमम मान के भी चलिए 70 लेके आते हैं अच्छी पेडागोजी होने के बाद भी, तो आपको कितने चाहिए, 20 नंबर चाहिए आउट ऑफ 60 मार्क्स। क्योंकि बाकी पोर्शन तो 60 मार्क्स का है ना, तो 60 में से आपको 20 चाहिए। तो आप खुद आइडिया लगाइए आपके लिए कितना आसान हो जाता है। और उस केस में भी आप यहां से अगर देखेंगे तो लैंग्वेज में जो आपके पास लैंग्वेज 1 और 2 होती है, दोनों को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि इसमें क्या आता है, 2 स्टोरी है या फिर ड्रामा या फिर आप कह सकते हैं पोएम है। क्योंकि जो लैंग्वेज 1 में है उसमें एक क्या आती है, आपकी पोएम आती है। तो मैं इसको जस्ट स्टोरी लिख देता हूँ, 2 पैसेज कह सकते हैं। तो 2 पैसेज हैं जो आपके पास आते हैं। उन 2 पैसेज में जो आपका क्या है 15 मार्क्स बनता है, उन 15 में से अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का आपके पास क्या बनता है, उन पैसेज से ही बनता है। और जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, जो ग्रामर का पोर्शन है वो पेपर 1 हो या पेपर 2, ऑलमोस्ट 3 से 5 मार्क्स का ही आपको देखने को मिलता है। वैसे 5 मार्क्स तक का जाता है, 3 का तो बहुत रेयर है, 4 से 5 कहेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो आप इसकी तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि अपने आप में जब आपके पास 12 मार्क्स एक सब्जेक्ट से है, हाँ मतलब लैंग्वेज में है, और दूसरे से भी 12 हुए, तो करीबन 24 मार्क्स तो आपको पैसेज से मिल जाता है। वहां से 24 भी आप अच्छे से खींच सकते हैं। आप ये मान के चलिए 24 के 24 आने चाहिए वैसे तो, बट फिर भी अगर आप 20 मार्क्स भी लाते हो तो आपका 70 इधर 20 इधर, आप हो गए पास।
ईवीएस और मैथ में जितने भी आप मार्क्स खींच सके वो आपकी चॉइस। इस तरह से अगर एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत आसान पड़ने वाला है। पैसेज की प्रैक्टिस, फिर काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि पैसेज कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इंग्लिश के आपको पैसेज मिलेंगे, बकायदा 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपको एज इट इज मिलेंगे। कई एग्जाम्स में जो आए हुए हैं वो एज इट इज आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर की वो अपलोडेड है। और हिंदी के भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, और आगे आने वाले टाइम में एग्जाम तक आपको बाकी भी मिल जाएंगे। मैथ और ईवीएस आपके जो 15 टॉपिक है लगभग मैथ में, पेपर 2 में लगभग 15 से ज्यादा होके वो 20 टॉपिक के आसपास बन जाते हैं। उन 20 में से 15 आने पर टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करते हो तो 1 नंबर का आपको देके जाता है। तो ऐसे केस में जितने भी आप टॉपिक कवर करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ईवीएस देखिए, जैसा हमने कहा था सिलेबस अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी है, तो ईवीएस को लेके सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक यूपी वाले हैं तो वो यूपी टेट को प्रीफर करके क्या करेंगे, ईवीएस की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन क्या है, यूपी टेट, एच टेट या हरियाणा टेट, या मतलब हरियाणा टेट एच टेट एक ही बात हुई, ये राजस्थान टेट, कोई भी अगर टेट अलग है उसके केस में ईवीएस का सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे केस में आप अपने स्टेट के टेट एग्जाम को फॉलो मत करिएगा ईवीएस में। इवन मैथ में भी आप फॉलो करेंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि 15 नंबर का ही मेन जो है मैथ का कंटेंट आना है, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की ही जरूरत नहीं होती। तो आप ऐसे सिलेबस को डिफाइन करें, उसको ब्रेक करें, तो आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा, इजी मिलेगा। सेम यहाँ से भी आपको यही देखने को मिलता है। इसमें आपको क्या है, 90 मार्क्स आपको पेडागोजी मिलता है और 60 मार्क्स जो आपको है वो मिलता है आपका मेन कंटेंट सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, यही आपको लगभग रहता है। 5-10 नंबर का चेंज आता है, जैसे मैथ 2 में वो 20 नंबर तक चला जाता है कंटेंट, सीडीपी पेडागोजी का जो पोर्शन है लगभग 10 मार्क्स का चला जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मिस्टेक्स है जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में भी, कि जब आपके मार्क्स जो ग्रामर के हैं पर लैंग्वेज 2 से 3 से 5 आते हैं, ठीक है, 3 से 5 ही आते हैं, तो ऐसे केस में आप ग्रामर पे ज्यादा पोर्शन या ज्यादा फोकस करोगे तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ग्रामर पे कभी भी क्या है, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। उसके बाद जैसे कि आपको सीडीपी में पता है, पेडागोजी में आपको हिंदी में जिसको शिक्षण जो आप समझते हैं, शिक्षा अधिगम है, उसको कैसे लेता है बच्चा, कैसे संभालता है, कैसे उसका रिएक्शन है, सोसाइटी में कैसे सीखता है। अगर आप एज अ एग्जाम्पल अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे को, या फिर इवन अपने केस में भी सोचेंगे, कभी हिस्ट्री उठा के देखेंगे अपनी कि आपने क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, तो ऐसे केस में क्या है, आपको आसान पड़ेगा, ना कि रटना पड़े। तो आपको रोड लर्निंग नहीं पढ़नी होगी कि बच्चा इस एज में ये कर रहा है, उस एज में वो करता है। जब वो छोटा है उसके फिक्स रिएक्शन है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कैसी रहेगी, वो सब चीजें ऑलमोस्ट फिक्स है। आज से 100 साल पहले भी आज की डेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन या फिर अवेलेबल डिवाइसेस या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेटली चीजों को डील करने का तरीका एक जैसा ही है। तो ऐसे केसेस में अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको रोड लर्निंग की जरूरत नहीं होती। बिना सिलेबस को अगर आप समझे स्टडी करते हैं तो आपको डिफिकल्टी आनी ही आनी है, टोटली आप आउट ऑफ द गेम चले जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। बिना एनसीईआरटी आप कुछ शुरू मत करिएगा। प्रीवियस ईयर आपका सबसे बड़ा हथियार होगा इस गेम में, क्योंकि अगर आपको इस गेम को जीतना है या फिर हम कह सकते हैं इस एग्जाम को जीतना है, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर पे दांव खेलना होगा। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। पैसेज की प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करें उतना बेटर है, क्योंकि 12 नंबर पर सब्जेक्ट आपके पास, ये टोटल जो है 24 मार्क्स आपको सिर्फ पैसेज से आते हैं। जो कि काफी लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पैसेज से देख के तो लगाना है, लगा देंगे, लेकिन पैसेज को कम से कम टाइम में पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना है। तो वो सारा प्ले है आपके पास टाइम का, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। बिना प्रैक्टिस आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए। कुछ चीजों में अभी भी हम इंप्रूव कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट में सिर्फ यही चाहिए कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जो भी आपके पॉइंट्स हैं हम तक रखें। एप्लीकेशन में, कमेंट बॉक्स में हम जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा लास्ट टेट में, आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया। एमआरएस में हमने कुछ और इंप्रूवमेंट्स किया, और धीरे धीरे हम अपने इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो आप लोगों का साथ चाहिएगा। तो आज की वीडियो में इतनी। जय हिंद, जय भारत।